वांगजी के जन्मदिन मनाने के बाद सभी कल्टीवेटर्स अपने अपने सेक्ट वापस चले जाते हैं। उनके जाने के बाद सभी राजकुमार और राजकुमारियाँ क्लास में आ गई। सभी के बीच में यही चर्चा चल रही थी कि आज क्लास में क्या पढ़ाया जाएगा। पर मास्टर लान ने आते ही सभी क्लासेस रद्द कर दिए और उन्होंने पी वुशान, लावांगजी, निहोएसांग, जिन जिशान और जंगशा को अपने साथ आने के लिए कहा। मास्टर लान उन सभी को लेकर लाइब्रेरी चले गए। सभी लोग पहली बार लाइब्रेरी के इस तरफ के हिस्से में आए थे, यहाँ तक कि वांगजी भी। वो जैसे ही कुछ समझ गया, उसने तुरंत मास्टर लान से पूछा, यहाँ आने की तो सबको मनाही ही है अंकल। सही कह रहे हो, मास्टर लान ने जवाब दिया, पर हमें यही जाना है। कहते हुए वो आगे बढ़े। फिर कुछ तालिस्मान के सहारे उन्होंने एक बुक शेल्फ को हटाया और उसके पीछे और अंदर तक चलने लगे। सभी बच्चे बाहर ही उनका इंतज़ार कर रहे थे। कुछ देर बाद मास्टर लान अपने हाथ में 5 बड़े बड़े बुक्स लेकर आए। अब वो सभी बुक्स मास्टर लान ने उन 5 को दिए। हर बुक में कुछ धुन की तरह लिखा हुआ था, जैसे कि कोई मंत्र हो। अब मास्टर लान उन सबको बताने लगे, इन बुक्स में आपके वेपन के हिसाब से बहुत सारे स्पेल्स लिखे हुए हैं। आपको वो सभी स्पेल्स पर महारत हासिल करनी है। बस इतना ही नहीं, इस बुक के आखिरी में एक स्पेशल स्पेल लिखा हुआ है। वो आप सबको साथ में परफॉर्म करना है। और उस स्पेल को परफॉर्म करने से पहले आपको अपने वेपन में पूरी स्पिरिचुअल एनर्जी डालनी होगी। इसलिए आप पाँचों को आज से ही अपने अंदर यांग एनर्जी स्टोर करनी होगी। फिर मेडिटेशन के ज़रिए उसे अपने वेपन में चैनलाइज करना सीखना होगा। आपको अपने स्पिरिचुअल वेपन अपने गोल्डन कोर से कनेक्ट करने होंगे। इसके लिए बहुत सारी मेहनत लगेगी, पर किसी गुरु के बिना ये असंभव है। ये किताबें आपके लिए गुरु का काम करेगी। इन किताबों में लिखे स्पेल अलग अलग कल्टीवेटर्स ने कल्टीवेट करके बनाए हुए हैं। इसलिए कोई भी एक ऐसा पर्सन मिलना जो इन सबको परफॉर्म कर पाए, आपको सिखा पाए, ये बहुत मुश्किल रहेगा। इसलिए आपको खुद से सीखना होगा। आप पहले 5 ऐसे कल्टीवेटर्स बनेंगे जो इस चीज़ों में महारत हासिल करेंगे। लांचरेन की सारी बातें सुनने के बाद सभी छात्रों ने उन्हें प्रणाम किया। मास्टर लान वहाँ से चले गए। मास्टर लान के जाने के बाद सभी बच्चे फिर से एक बार इकट्ठा हुए और सोचने लगे कि उन्हें इन चीज़ों की प्रैक्टिस करने के लिए क्या करना होगा। निहोएसांग ने विवुशिया से पूछा, ब्रदर वी, आप मेडिटेशन के लिए कहाँ जाने वाले हो? इस पर लावांगजी ने कहा, गुसू की पहाड़ियों में। तब विंग बताने लगा, सही कहा लांझा ने, हमें गुसू की पहाड़ियों में जाना चाहिए। पर इन किताबों को देखने के बाद मुझे एक बात पता चल गई है, ये काम इतना आसान नहीं होगा। सिर्फ मेडिटेशन से ये नहीं चलेगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारे पास अपने खुद के हथियार हैं। जैसे कि लांझा और मेरे पास म्यूजिकल वेपन्स है, वैसे ही जंगशा के पास झेटियान है, जिन जिशान के पास उसकी स्वॉर्ड है, और होइसांग तुम्हारे पास तुम्हारा स्पिरिचुअल फैन है। तो हमें इन सब की प्रैक्टिस करने के लिए एक दूसरे के दायरे से अलग रहना होगा। हम सबको अलग अलग पहाड़ों पर जाना होगा ताकि हमारे स्पेल्स आपस में टकराए नहीं। फिर अपने अपने वेपन्स पर महारत हासिल करने के बाद हम सब वापस यही मिलेंगे। विंग की बात सब लोग समझ गए। उनके पास इतना वक्त नहीं था कि वो बाकी फॉर्मेलिटीज़ में अपना वक्त ज़ाया कर सके। अब सभी अपने अपने वेपन्स के साथ अलग अलग पहाड़ियों की तरफ निकले। आगे 3 दिन बाद, पिछले 3 दिनों से इन 5 छात्रों की कोई खबर नहीं थी। मास्टर लान मेडिटेट करते हुए बस यही देख पा रहे थे कि गुसू के निकटवर्ती पहाड़ियों में अलग अलग तरह के संगीत सुनाई दे रहे हैं। वैसे तो उन्हें वो कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर उन्हें इतना पता चल रहा था कि उनके छात्र हर चीज़ में बहुत अच्छा कर रहे हैं। जब तीसरे दिन रात को डिनर के वक्त सभी एक साथ मिले, सभी अपने चेहरे पर एक मंद मुस्कुराहट के साथ लांचरेन के सामने प्रणाम करके खड़े थे। विंग ने मुस्कुराते हुए कहा, हम सबको अपने स्पिरिचुअल वेपन्स पर महारत हासिल हो गई है। तो लांचरेन ने पूछा, ठीक है, मैं आप सबके स्किल्स को टेस्ट करना चाहूँगा। अब सभी कोर्टयार्ड में पहुँचे। मास्टर ला ने उन सबको आज्ञा दी कि वो सभी अपने अपने कल्टीवेशन को यहाँ पर प्रस्तुत कर सकते हैं। अब सबसे पहले जिन जिशान आगे आया, उसने अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाला
और कुछ कलाबाजियाँ दिखाने लगा। उसके अटैक्स बहुत ही भयंकर थे। बस पल भर में ही उसने काफ़ी सारे लान छात्रों को निरस्त कर दिया था। मास्टर लान को देखकर लग रहा था उन्हें जिन जोशान के स्किल पसंद आ रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं ऐसा लग रहा था कि वो किसी बात को लेकर चिंता में हैं। अब जिन जोशान के बाद जंगशा आगे आया। उसने अपने हाथ की तरफ देखा। उसके हाथ में उसकी झिड़ियान थी। आँख बंद करके जंगशा ने झिड़ियान को खोला। कुछ ही पलों में झिड़ियान का आकार इतना बढ़ चुका था कि वो आसमान तक पहुंच गई थी। अब जंगशा ने फिर से झिड़ियान को अपने नॉर्मल आकार में लाया और पल भर में ही सामने वाला पेड़ उसने ऐसे काट कर ध्वस्त कर दिया जैसे कि वो उसके सामने कुछ भी नहीं हो। मास्टर लान ने उसे देखकर भी नोट किया। अब फैसांग अपने फैन के साथ आगे निकला। वो कुछ ज़्यादा कमाल कर नहीं पाया, पर मास्टर लान की तरफ देखकर ऐसा लग रहा था कि उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई है। सभी छात्रों की नज़र में जिन जुशियान और जंगशा ने बहुत अच्छा काम किया था और निहोसांग कहीं न कहीं थोड़ा सा पीछे रह गया था। अब बारी थी लवांगजी और वीवोशियान की। दोनों भी जब अपना स्पिरिचुअल वेपन लेकर सामने आए तो छात्रों को लग नहीं रहा था कि ये दोनों कुछ भी कमाल कर पाएंगे, क्योंकि वांगजी के सामने जीतर था और वीवोशियान के हाथ में बस एक फ्लूट थी। पर जैसे ही उन दोनों ने मास्टर लान को प्रणाम किया, वांगजी की जितर स्वॉर्ड में बदल गई और वीवोशियान की भी। वांगजी के हाथ में जो स्पिरिचुअल वेपन था उस पर विशन लिखा हुआ था। वुशियान के स्पिरिचुअल स्वॉर्ड का नाम सुइबिया लिखा दिख रहा था। अब वांगजी और वुशियान एक दूसरे के सामने आ गए। एक दूसरे से लड़ाई की मुद्रा में खड़े हो गए। पीछे से लान क्लान के छात्र एक लय में तालियां बजा रहे थे। वैसे तो लान क्लान में शोर करना मना था, पर छात्र अपनी एक्साइटमेंट छुपा नहीं पा रहे थे। अब विशन और सुइबिया एक दूसरे से टकराए। वहाँ पर चक्रवात जैसा माहौल बन गया। सभी छात्रों को लग रहा था कि ये दोनों सबसे ज़्यादा ताकतवर वेपन्स हैं। इस सारे प्रदर्शन के बाद छात्रों को वहाँ से जाने के लिए कहा गया। अब मास्टर लान उन 5 छात्रों के साथ वहाँ पर अकेले थे। अब वांगजी ने अंकल से पूछा, अंकल, क्या हमारे लिए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं है? इस पर मास्टर लान ने कहा, तुम दोनों के पास स्वॉर्ड है, क्या तुम्हें ये पसंद नहीं आया? विंग ने कहा, मुझे तो अपना स्वॉर्ड और चेंशिंग दोनों भी पसंद आए। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने अपना स्वॉर्ड का नाम सुइबिया रखा है। तब वांगजी ने भी मुस्कुराते हुए कहा, मुझे भी अपना जीतर और स्वॉर्ड दोनों भी पसंद आए। अब ये 5 लोग भी मास्टर लान को वो करके डिनर के लिए चले गए। डिनर के बाद मास्टर लान ने फिर से एक बार सबको एक जगह पर बुला लिया, उसी फॉरबिडन लाइब्रेरी में। पर इस बार वो उस कक्ष के अंदर चले गए। वहाँ पर बाकी किसी छात्र का आना मना था। वहाँ से आवाज़ भी बाहर नहीं जा पा रही थी। तभी मास्टर लान ने एक तलिस्मान निकाला और वहाँ पर महागुरु को बुला लिया। पर इस बार महागुरु लानी अकेली नहीं आई थी, उनके साथ एक और लेडी भी थी। उन दोनों के देखकर ऐसा लग रहा था कि महागुरु लान जितनी शांत थी, वो दूसरी लेडी उतनी ही अग्रेसिव थी। अब वो 5 छात्र लान सिचेन, लान चेरेन और वो दोनों महागुरु उस कमरे में आगे की प्रैक्टिस करने लगे। लान सिचेन ने कंफ्यूज होकर कहा, वांगजी, वुशियान, क्या तुम्हारे पास तुम्हारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं रहे? वांगजी ने कहा, जी ब्रदर, हमने कल्टीवेट करके इन्हें स्वॉर्ड में बदल लिया है। वांगजी ने अपने और वुशियान के स्वॉर्ड का नाम भी सिचेन को बता दिया। वहाँ पर भी सभी लोगों ने अपने अपने स्किल्स दिखाए। लान महागुरु तो वहाँ पर काफ़ी इम्प्रेस दिख रही थी। फिर जो दूसरी महागुरु थी, उन्हें कुछ खास फर्क नहीं पड़ा था। वैसे ही लान चिरेन का भी चेहरा था। उन्हें देखकर ऐसा लग नहीं रहा था कि वो काफ़ी ज़्यादा खुश हैं। दूसरे महागुरु बाओसेन सनरन ने बताया, आपके पास बस 2 दिन का वक्त है। आपकी आधी कल्टीवेशन भी अब तक पूरी नहीं हुई है। आशा करती हूँ कि आप अपने कल्टीवेशन को ज़रूर पूरा कर पाएंगे। इतना कहकर वो लान महागुरु को लेकर वहाँ से चली गई। सभी चौंक कर उस दिशा में देखने लगे। आधी कल्टीवेशन भी नहीं हुई, इसका मतलब क्या है? बाचो ने लान चिरेन से पूछा। तब लान चिरेन बताने लगे, जो कल्टीवेशन आप लोगों ने की है, ये सिर्फ यांग एनर्जी के लिए है, लेकिन आपको yin एनर्जी भी कल्टीवेट करनी है, जिसे आपने ठीक से नहीं समझा। आपको ये किताब पूरी तरह से उल्टी पढ़नी है,
जिसके बाद आप यिन एनर्जी के बारे में भी सब कुछ समझ जाएंगे। इस पर सब लोग चौंक गए। लांसचेन सहित सभी छात्रों ने अब लांचरेन को प्रणाम किया और वहाँ से अपने अपने कमरे में चले गए। सब लोग दोबारा से उस किताब को अब उल्टा पढ़ने लगे, अपनी ची एनर्जी बढ़ाने की कोशिश करने लगे। जब वांगजी अपनी किताब को बहुत ही ध्यान से पढ़ रहा था, तभी विंग उसके पास आया। उसने वांगजी के हाथ से वो किताब ले ली और उसके पास जाते हुए ड्रामा करते हुए बोला, वांगजी, हमारी शादी को 1 हफ्ता होने को आया है और देखो, हम अभी भी किताबों में उलझे पड़े हैं। तुम्हें नहीं लगता हमें ड्यूअल कल्टीवेशन पर भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए? वांगजी विंग को घूर कर देखने लगा और थोड़ी ही देर में उसके चेहरे के भाव बदल गए। उसने विंग की तरफ प्यार से देखते हुए कहा, विंग, उदास मत होना, बस थोड़े दिनों की बात है। पर विंग ने मुंह फुला लिया। अब वांगजी विंग के साथ ज़्यादा समय तो बर्बाद नहीं कर सकता था। उसे अपने कल्टीवेशन पर भी ध्यान देना था। पर विंग ने वांगजी के नेक पर धीरे धीरे किसेस करना शुरू किया। अब वांगजी कहीं भी अपने बुक पर कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा था। उसे एहसास हो गया, विंग इतने पर तो नहीं रुकने वाला। तो वांगजी चटपटाकर उससे अलग होने की कोशिश करने लगा। पर विंग ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी, उल्टा उसे खींचकर दीवार पर पिन कर दिया। देखकर वांगजी बहुत बुरी तरह से घबरा गया। उसे अपने अंकल की बातें याद आने लगी। शादी के तुरंत बाद अंकल ने वांगजी को अपने रूम में बुलाया था और उसे समझाया था कि वांगजी की शादी किसी वजह से हुई है, इसलिए उसे अपने खुद के प्लेजर से ज़्यादा अपनी जिम्मेदारियों पर ध्यान देना चाहिए। पपेट्स की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, इसलिए वांगजी का सबसे पहला कर्तव्य यही है, उन पपेट्स से पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड को छुटकारा दिलाए। तो अब उसे विंग से दूर रहना है, जब तक कि वो उन पपेट्स को खात्मा नहीं कर देता। वांगजी अपने हस्बैंड के साथ रिश्ते को लेकर किसी से भी बात नहीं करना चाहता था और यहाँ तो उसके अंकल उसे इतनी अजीब अजीब सलाह दे रहे थे कि कैसे वो अपने पति से दूर रह सकता है। वांगजी शर्म से पूरा लाल हो गया था। वो बस लांचरेन को प्रणाम करके वहाँ से जल्दी से निकल गया। अब वांगजी घबराते हुए विंग को खुद से दूर करते हुए बोला, विंग, रुक जाओ, हमें ये सब नहीं करना चाहिए। पर विंग फिर से वांगजी के करीब आते हुए बोला, पर क्यों लांजा, तुम मुझे क्यों रोक रहे हो? इसके पीछे तुम्हारे उस बूढ़े अंकल का तो हाथ नहीं। ये टाइम हमारे हनीमून का है, हमें तो सक्लूजन में जाना चाहिए। लेकिन देखो हम क्या कर रहे हैं। इस हनीमून पीरियड में कोई म्यूजिक बजाता है क्या? वांगजी ने विंग का चेहरा अपने हथेली में लेते हुए कहा, विंग, नाराज मत होना। एक बार हम जीत जाए, उसके बाद तुम जो चाहे कर सकते हो। मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं रोकूंगा। इस पर विंग मुंह फुलाते हुए बोला, पक्का? तुम अपनी बात पर अटल रहोगे ना? ये सुनकर वांगजी तो शर्म से पूरा लाल हो गया। विंग ने वांगजी के माथे पर किस किया, फिर उसका हाथ हाथ में लेकर उसे बेड तक लेकर आया। फिर वांगजी की किताब उसके हाथ में दी। पर जैसे ही विंग ने उस किताब को देखा, उसे वो सब कुछ जाना पहचाना लगा। विंग ने तुरंत अपनी किताब भी निकाली। वांगजी की किताब उन्होंने उल्टी पकड़ी थी और विंग की सीधी, और दोनों के अक्षर बिल्कुल एक जैसे लग रहे थे। विंग और वांगजी ने चौंक कर एक दूसरे की तरफ देखा। विंग ने कहा, वांगजी, ये अक्षर तो बिल्कुल एक जैसे है, ये धुन भी एक जैसे ही बनेगी। इसका मतलब मेरा कल्टीवेशन तुम्हारे कल्टीवेशन से बिल्कुल उल्टा है। विंग ने फिर से एक बार अपनी कल्टीवेशन वांगजी को दिखाई और वांगजी ने भी ऐसा ही किया। दोनों एक दूसरे के सामने मेडिटेशन के लिए बैठे थे। दोनों की एनर्जीज रिलीज हो रही थी। दोनों को समझ आ गया था उन दोनों में यिन और यांग एनर्जी है। तो अगर दोनों साथ में प्रैक्टिस करते हैं तो उन्हें ज़्यादा देर तक कल्टीवेशन करने की ज़रूरत नहीं है। वो आपस में एनर्जी एक्सचेंज करके अपने कल्टीवेशन को कई गुना बढ़ा सकते हैं। ये बात समझ आते ही विंग और वांगजी ने एक साथ कल्टीवेट करना शुरू किया। अगले दिन विंग ने सभी को फिर से एक बार गुसु माउंटेन में आने को कहा था। वहाँ पर सभी लोग पहुँच गए। तब विंग ने सबके सामने खुलासा किया कि उसकी और वांगजी की एनर्जी ड्यूअल कल्टीवेशन की वजह से एक रात में ही अपने हाईएस्ट लेवल पर पहुंच गई है। अब उन दोनों ने यांग कल्टीवेशन और यिन कल्टीवेशन पर महारत हासिल की है। ये देखकर जंगशा और जिनजिशान दोनों ही दंग रह गए। हेसांग ने कहा, मैं भी अपने यिन कल्टीवेशन के
आधे लेवल तक पहुंच गया हो। अब विंग और वांगजी, जंगशा, जिन जिशुन और नी हुएसांग को अपने यिन कल्टीवेशन के बारे में बताने लगे, जिसमें हुएसांग के लिए बस कुछ टिप्स थे। जंगशा और जिन जिशुन को अलग से पूरी बात सिखानी थी। अब पूरा दिन वो पांचों फिर से एक बार अपने अपने वेपन्स की प्रैक्टिस करते रहे और शाम को फिर से एक बार वो सभी मास्टर लान के सामने खड़े थे। वहाँ पर कुछ ही देर में महागुरु लान और महागुरु बाओशान सरन भी आ गए। बाओशान सरन ने जैसे ही उन पांचों को देखा, वो मुस्कुराई। ऐसा लग रहा था जैसे कि उन्हें जो चाहिए था वो इन बच्चों ने हासिल कर लिया है। अब महागुरु लान और बाओशान सरन इन बच्चों को कल्टीवेशन का एक नया एरा दिखाने लगे, जहाँ पर ये अपने सोल के साथ उस वेपन को बाइंड कर सकते हैं। बस खुद के साथ नहीं, एक दूसरे के साथ भी। मतलब वो वेपन्स एक्सचेंज कर सकते हैं, एक दूसरे के वेपन्स को कंट्रोल कर सकते हैं। इतना ही नहीं, वो पांचों के पांचों वेपन एक साथ मिलाकर उन्हें मर्ज कर सकते हैं। वहाँ पर उस पूरी रात वो अपने वेपन्स की फिर से एक बार प्रैक्टिस करते रहे। सुबह सुबह सभी ने ब्रेकफास्ट किया और वो अब पपेट से लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार थे। लान चिरेन के अनुसार आज पूर्णिमा का दिन था और आज ही का दिन था जिस दिन उन्हें उस पपेट से लड़ना था। अब ये पांचों लोग गुस्सू से निकलकर दफन माउंटेन की तरफ जाने लगे। सभी लोग अपने अपने स्वार्ड पर जा रहे थे, पर गुस्सू के बॉर्डर के बाहर ही उन्हें बहुत सारे पपेट्स मिले। अब उनके साथ आए हुए कल्टीवेटर्स उन पपेट्स से लड़ने लगे। जहाँ पर अच्छे से अच्छा कल्टीवेटर यानी लान से चेन तक एक एक पपेट से लड़ रहा था, वहीं पर ये पांचों बहुत सारे पपेट्स के साथ एक साथ ही लड़ रहे थे। विंग और वांगजी अपने स्वॉर्ड्स के साथ आगे बढ़ रहे थे। इधर जंगशा जिडियान के साथ, जिन जोशान अपने स्वॉर्ड के साथ और हुएसांग अपने फैन के साथ आगे बढ़ रहा था। हुएसांग के फैन से छोटे छोटे प्लेट्स निकल रहे थे और वो जैसे ही पपेट्स से टकराते, पपेट्स वहीं पर ढेर हो जाते। ऐसे ही लड़ते लड़ते पूरा दिन गुजर गया। सारे कल्टीवेटर्स थक चुके थे, पर ये पांचों अभी भी लड़ रहे थे। उन्होंने काफ़ी सारे पपेट्स को ढेर कर दिया था और वो धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए दफन वैली के उस मंदिर तक आ गए थे। दंत कथाओं के अनुसार वहाँ पर एक देवी की मूर्ति रहती है जो लोगों की आत्मा खींचती है। उस मंदिर को देखते ही विंग समझ गया पपेट्स बनने की असली वजह इस मंदिर में रहने वाली मूर्ति है। इस मूर्ति के बारे में एक कथा प्रचलित थी। हजारों साल पहले हेवनली एम्परर और हेवनली एम्प्रेस जब एक दूसरे से प्यार करते थे, तब उनके बीच में हेवनली एम्प्रेस की एक सहेली आ गई जो हेवनली एम्परर से प्यार करने लगी। हेवनली एम्परर यांग एनर्जी कल्टीवेट करते थे और एम्प्रेस यिन एनर्जी, लेकिन उनके इस दोस्त ने एम्प्रेस से छुपकर यिन एनर्जी कल्टीवेट करना शुरू किया। वो एम्परर के प्यार में इतनी पागल हो गई थी कि अपने ही दोस्त को हटाकर उसकी जगह ले लेना चाहती थी। पर एम्परर तो एम्प्रेस से सच्चा प्यार करते थे, इसलिए उन्होंने उसकी इस सहेली पर कोई ध्यान नहीं दिया। तो एक दिन एम्प्रेस की ये सहेली एम्प्रेस का रूप लेकर उनकी जगह पर जाकर खड़ी हुई। जब एम्परर उनसे मिलने आए, उन्होंने तुरंत इसे पहचान लिया। साथ ही एम्परर ये भी समझ गए कि इसने इन एनर्जी को गलत तरीके से कल्टीवेट किया है, इसलिए अगर वो उसे ऐसे ही छोड़ देंगे तो वो दुनिया के लिए खतरा हो सकता है। इसलिए एम्परर ने बहाने से उसका दिल निकाल लिया और उसे एक पत्थर की मूर्ति बनाकर दफन वाले में गाड़ दिया। हजारों साल बीत गए। लोगों का दफन वाले में जाना मना था, पर जैसे जैसे साल बीतते गए, नई पीढ़ी के लोग इस बात को बस एक मिथ बताने लगे। कई लोग ऐसे ही दफन वाले में जाने लगे और जो भी धीरे धीरे दफन वाले में जाने लगे, उन पर इस मूर्ति का असर होने लगा। वह अपनी यिन एनर्जी दोबारा से पाना चाहती थी, इसलिए वो लोगों के सोल के छोटे छोटे हिस्से लेने लगी। धीरे धीरे उसने कल्टीवेट करके इतनी यिन एनर्जी इकट्ठा कर ली कि वो अब लोगों के सोल पूरे के पूरे हथियाने लगी। हर बलि के बाद उस मूर्ति की यिन एनर्जी लेने की ताकत दुगनी हो जाती। इसीलिए इन दिनों पपेट्स की संख्या बहुत बढ़ रही थी, क्योंकि वो मूर्ति जगने के नज़दीक आ चुकी थी। इसके साथ ही उस मूर्ति ने अब इन 5 कल्टीवेटर्स का पता भी लगा लिया था
और वो इन्हें ही मिटाने के लिए अपने सारे पपेट्स को गोसू की तरफ भेज रही थी, जिन्हें ऐन वक्त पर सभी कल्टीवेटर्स, साथ ही ये 5 लोग विंग, वांगजी, चिनजिशान, चंगशा और नेहोएसांग ने रोक लिया था। विंग ने जब ये कहानी उन 5 को बताई, तब वो समझ गए कि उन्हें अब किससे लड़ना है। अब वो 5 भी बिल्कुल तैयार थे। तभी उन्होंने पाया कि दफन वैली में एक बहुत बड़ा पहाड़ टूटकर गिर गया है और अब वहाँ से एक मूर्ति धीरे धीरे करके खड़ी हो रही है। जब वो मूर्ति सीधा खड़ी हुई, वो सीधा आसमान तक ऊंची लग रही थी। उसके सामने ये 5 कल्टीवेटर बिल्कुल एक मच्छर के जैसे लग रहे थे। अब उन 5 ने अपनी पूरी यांग एनर्जी अपने अपने वेपन्स में चैनलाइज कर दी और उस मूर्ति से लड़ने लगे। सबसे पहले जंगशा और नेहोएसांग आगे बढ़े। जंगशा ने सीढ़ियाँ से उस मूर्ति को पूरी तरह से बांध दिया। दूसरी तरफ नेहोएसांग ने अपने फैन से काफ़ी सारे छोटे छोटे ब्लेड्स छोड़े, जो मूर्ति पर जाकर ब्लास्ट होने लगे। जिन झिशुआन भी तुरंत आगे बढ़ा, अपने स्वॉर्ड से उस मूर्ति पर वार करना शुरू किया। विंग और वांगजी भी आगे बढ़े अपने अपने स्वॉर्ड के साथ, पर उस मूर्ति के एक हाथ फिराते ही सभी पूरी तरह से थक कर दूर जाकर गिर चुके थे। सब लोग समझ गए थे, उन्होंने जितना सोचा था उससे ये मूर्ति कई ज़्यादा ताकतवर बन चुकी है। तभी विंग ने देखा, उस मूर्ति के अंदर तो दिल ही नहीं है। वो समझ गया कि उन्हें कहाँ पर वार करना है। उसने अब सभी लोगों को इशारा किया और सभी लोग अपने वेपन्स के साथ एक साथ इकट्ठा हुए। उन्होंने अपने वेपन्स को म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट में बदला और सभी एक साथ म्यूज़िक बजाने लगे। वो वही म्यूज़िक था जो उस बुक के लास्ट पेज पर था। वो म्यूज़िक बजते ही उस मूर्ति ने अपने कान पूरी तरह से बंद कर लिए और तुरंत ही उन 5 ने अपने म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट फिर से एक बार एक वेपन में बदल दिए और उससे एक बहुत बड़ा भाला बना लिया। सभी ने अपनी पूरी इन एनर्जी को उस भाले में ट्रांसफ़र किया और वो सीधा जाकर उस मूर्ति के दिल पर लगा और उस मूर्ति के चिथड़े उड़ गए। वहाँ पर बस वो मूर्ति ही ख़त्म नहीं हुई, उसके साथ साथ ये 5 स्पिरिचुअल कल्टीवेटर्स भी नीचे गिरने लगे। पर तभी वहाँ पर बाकी कल्टीवेटर्स पहुँच चुके थे, जैसे कि लान सुचेन, जियांग फुरेन, जियांग यानली, लान शिरेन। इतना ही नहीं, दोनों महागुरु भी थे। उन सब ने उन बेहोश कल्टीवेटर्स को संभाला। साथ ही सभी हीलर्स को तुरंत उन्हें क्योर करने के लिए कहा। इस बात को करीब 4 साल गुजर गए। वुसु में जिंगशी के गार्डन में वैसांग बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रहा था और वेंचिंग उसे संभाल रही थी। वैसांग कह रहा था, वेंचिंग, आपको क्या पता एक आदमी का दर्द, आप तो एक लड़की हो। इस पर वेंचिंग ने कहा, ब्रदर वैसांग, आपकी एक्टिंग बहुत बुरी लग रही है। तब वैसांग जोर से चिल्लाया, आप सब लोग इतने शांत कैसे रह सकते हो? हांगवचुन, आप तो कुछ बोलिए, ये आपका दूसरी बार है ना? तभी वेंग बीच में टपक पड़ा, वैसांग, मेरे हस्बैंड पर क्यों चिल्ला रहे हो? हिलर ने बोला है उसे कोई टेंशन नहीं देना है। यहाँ पर तुम खुद तो परेशान हो ही रहे हो, अपने साथ साथ वेंचिंग, लांछा और मेंग्याओ को भी टेंशन दे रहे हो। वैसांग ने रोते हुए कहा, मैं क्या करूं, मैं परेशान हूं तो हूं। और वी भाई, इस बार आप मुझे नहीं मार सकते। इस पर विंग ने हंसते हुए कहा, अभी नहीं मार सकता तो क्या हुआ, पर तुम हमेशा तो प्रेग्नेंट नहीं रहोगे ना। जब बेबी आ जाएगा तब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा। विंग ने दूर से आते हुए वेनिंग की तरफ देखा और जोर से कहा, वेनिंग, अपने हस्बैंड को संभालो, वरना आज तो उसकी खैर नहीं। वेनिंग तो अपनी जगह पर ही थम गया। सभी लोग उसका रिएक्शन देखकर बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। जिन जिशवान और लान सिचेन भी दूर से वहीं पर आ रहे थे, उनके साथ जियांग यानली भी थी। जिन जिशवान ने कहा, क्लान लीडर लान, 4 साल हो गए हैं, लेकिन इनमें से कोई नहीं बदला। लान सिचेन ने भी कहा, हाँ, 4 साल हो गए, पर ऐसा लग रहा है कल की ही बात है। 4 साल पहले उन पपेट्स को ख़त्म करने के बाद ये सभी कल्टीवेटर्स इतने ज़्यादा थक चुके थे कि वो पूरे 2 दिन तक होश में नहीं आए थे। इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान थे, पर जल्द ही सब लोग संभल गए। सभी कल्टीवेटर्स होश में भी आ गए। बस लांजा होश में नहीं आ रहा था, जिसे देखने के लिए महागुरु खुद आई।
और उन्होंने ये कंफर्म किया कि लांजा प्रेग्नेंट है, जिसके बाद उन्होंने लांजा की ची एनर्जी सेटल करने में मदद की और तब जाके लांजा होश में आया। आगे और अपने अपने क्लान चले भी गए। विंग ने विन क्लान का लीडर होने से मना कर दिया, इसलिए वेंचाओ की गद्दी तो सुरक्षित रह गई, पर हर उत्सव पर विंग के लिए एक खास न्योता आता था और मुखिया की जगह उसे ही बिठाया जाता था। प्रेगनेंसी में तो वांगजी पूरे क्लान की आंखों का तारा बन चुका था। अब पूरे क्लान का ध्यान बस उस पर ही था। तभी जिन जिशान जियांग यानली की शादी की खबर आई। उसके साथ लान शिचेन और मिंगयाओ की भी शादी हो गई। विंचिंग अकेले अपने भाई को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, इसलिए उसके और जंगशा की शादी के साथ ही फेनिंग और नेहो सांग की भी शादी हो गई। कुछ ही दिनों बाद वांगजी ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम आयुआन रखा गया। यानली और जीशुआन को भी एक बच्चा हुआ, जिसका नाम जिनलिंग रखा गया। तभी जंगशा वहाँ पर आयुआन और जिनलिंग के साथ आया। तीनों के हाथ में तांगुलुलु थे। वो भी वहाँ कर हेविली प्रेग्नेंट मिंगयाओ, वांगजी, वेंजिंग और नेहो सांग के साथ बैठ गया। आज इन सभी को हंसते खेलते देखकर लान सिचन ये सब बातें याद कर रहे थे। तभी उन्होंने सुना हेसांग विंग को चिढ़ा रहा है। ब्रदर वी, शादी की रात तो आप बहुत चिल्ला रहे थे और उसके बाद तो आपको एक भी मौका नहीं मिला वांगजी काका के साथ जाने का। फिर वांगजी काका प्रेग्नेंट कैसे हुए? ये सुनकर वांगजी बहुत बुरी तरह से शर्मा गया और विंग जोर से चिल्लाया, नी होइसांग! सच कहते हैं, रूप रंग से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मोहब्बत सच्ची हो, प्यार सच्चा हो, तो दो आत्माओं का मिलन होके ही रहता है। आज के लिए बस इतना ही। आपसे कल मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिए। और हाँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और वांगशान बबल में खुश रहिए। थैंक यू। और हाँ, एक बात बताना तो मैं भूल ही गई। इस स्टोरी की ऑथर हर कमेंट को पढ़ती है, तो याद से सब लोग ऑथर को थैंक यू ज़रूर कहिएगा। साथ ही उन्हें और कहानियाँ लिखने के लिए इनकरेज भी कीजिएगा। नाउ बाय बाय, सी यू सून।